पड़ रहा है। फिल्म शुरू कहां से होती है? फिल्म द वे ऑफ वाटर के अंत के ठीक बाद जेक सली का परिवार अपने बड़े बेटे निटेयम की मौत के सदमे से जूझ रहा है। हर कोई अपने तरीके से इस दुख से निपट रहा है। जेक, जो एक पूर्व मरीन है, वो अपनी भावनाओं को दबाकर वापस मिशन मोड में चला गया है, हमेशा की तरह। हाँ, उसका एक ही लक्ष्य है, परिवार को बचाना, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और नेटीरी का सारा गुस्सा और दुख स्पाइडर पर निकल रहा है, क्योंकि वो उसी कर्नल क्वारेज का बेटा है जिसने निटेयम को मारा है। बिल्कुल। और किरी का क्या? वो तो पिछली फिल्म में एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार थी। किरी, जो किसी तरह प्रकृति की देवी आइवा से जुड़ी हुई है, वो अपने अस्तित्व के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और भी गहराई में जा रही है। लेकिन कहानी का असली केंद्र इस बार स्पाइडर है। अच्छा। एक ऐसी घटना होती है जहां उसे सांस लेने के लिए इंसानी बेस पर जाना पड़ता है। और नमस्कार, आज 19 दिसंबर 2025 है और आज सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़ा दिन है। जेम्स कैमरॉन की अवतार फायर एंड ऐश आज रिलीज हो गई है। और जब भी कैमरन की कोई फिल्म आती है तो सवाल ये नहीं होता कि वो अच्छी होगी या नहीं। बिल्कुल, सवाल ये होता है कि वो सिनेमा को कितना आगे ले जाएगी। लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। क्या इनोवेशन के बादशाह जेम्स कैमरॉन ने पहली बार कोई ऐसी फिल्म बनाई है जो जानी पहचानी सी लगती है? और ये सवाल ही अपने आप में एक धमाका है। मतलब रिव्यू का जो टाइटल है वो ही सब कुछ कह देता है। क्या है टाइटल? अपने शानदार करियर में पहली बार जेम्स कैमरन ने एक ऐसी फिल्म दी है जो कुछ ऐसी लगती है जिसे आपने पहले देखा है। वाह! ये लाइन किसी भी और डायरेक्टर के लिए शायद एक ठीक ठाक आलोचना हो, लेकिन जेम्स कैमरन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि उनका नाम तो इनोवेशन का दूसरा नाम बन गया है। बिल्कुल। तो चलिए इस रिव्यू के जरिए पता लगाते हैं कि एलिच को ऐसा क्यों लगा कि जिस डायरेक्टर ने हमेशा हमेशा भविष्य दिखाया वो इस बार अतीत की याद क्यों दिला रहा है। बिल्कुल। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे लगता है हमें पहले ये समझना होगा कि कैमरन से उम्मीदें हमेशा इतनी ज्यादा क्यों होती हैं। सही बात है। रिव्यू की शुरुआत भी यहीं से होती है। एक तरह से कैमरन की जो विरासत है उसको सलाम करते हुए। ये सिर्फ एक डायरेक्टर की बात नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की बात है जो हर फिल्म के साथ तकनीक की परिभाषा ही बदल देता है। सही कहा। और एलिच याद दिलाते हैं कि ये सिलसिला कोई नया नहीं है, दशकों से चल रहा है। 1989 में द अबिस आई थी। हाँ। उसमें पानी का एक जीव था जो उस वक्त का पहला फोटो रियलिस्टिक, मतलब बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला सीजीआई किरदार था। लोगों ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। और फिर 2 साल बाद ही टर्मिनेटर 2, वो लिक्विड मेटल विलेन, उफ, उसके मॉर्फिंग इफेक्ट्स ने तो सबके होश ही उड़ा दिए थे। वो आज भी देखने में कमाल लगते हैं। आज भी। और टाइटैनिक को कौन भूल सकता है। वो तो बस एक अलग ही लेवल था। वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो डिजिटल और असली सेट्स का एक ऐसा संगम थी जिसने भव्यता का एक नया पैमाना ही सेट कर दिया था। हाँ, और फिर आई अवतार और द वे ऑफ वाटर, जिसने परफॉर्मेंस कैप्चर को वहां पहुंचाया जहां एक्टर की हर भावना, हर छोटी से छोटी हरकत सीधे एक डिजिटल किरदार में उतर जाती है। तो मतलब हर फिल्म एक तकनीकी क्रांति रही है। हर एक फिल्म। और यही इस रिव्यू का शुरुआती तर्क है कि कैमरन को सिर्फ एक कहानीकार के तौर पर नहीं देखा जाता, उन्हें एक आविष्कारक के तौर पर देखा जाता है। हाँ, एक आविष्कारक, एक इंजीनियर। उनकी फिल्मों से उम्मीद होती है कि वो सिर्फ कहानी नहीं कहेंगी बल्कि कहानी कहने का तरीका ही बदल देंगी। और यही वो पैमाना है, वो उम्मीदों का पहाड़ है जिस पर डेविड एलिच फायर एंड ऐश को तौलते हैं। और उन्हें लगता है कि इस बार फिल्म उस पर खरी नहीं उतरती। इस बार वो तकनीकी छलांग गायब है। और यहीं से रिव्यू का जो रुख है वो आलोचना की तरफ मुड़ जाता है। एलिच की सबसे बड़ी शिकायत यही है, वो लिखते हैं कि यह फिल्म सिर्फ पहले जैसा ही नहीं है बल्कि उससे काफी कम भी है। काफी कम भी है। मुझे ये लाइन बहुत दिलचस्प लगी। मतलब ये सिर्फ दोहराव नहीं है, ये क्वालिटी में भी एक गिरावट है। और रिव्यू में कहा गया कि पेंडोरा को देखकर अब वो जो विस्मय था, वो पहली बार वाला जादू, हाँ, वो वाव फैक्टर तो महसूस नहीं होता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार फिल्म का फोकस पेंडोरा के नए अजूबे दिखाने पर नहीं है। तो किस पर है? युद्ध के बाद की जो दुनिया है उसके भावनात्मक मलबे को कुरेदने पर है। ये एक ज्यादा डार्क, ज्यादा किरदारों पर आधारित कहानी है। अच्छा। और यहीं पर रिव्यू की दूसरी बड़ी आलोचना सामने आती है। उनका तर्क है कि अवतार फ्रेंचाइजी के किरदार वो कभी भी इतनी गहरी और जटिल भावनाओं का बोझ उठाने के लिए बने ही नहीं थे। लेकिन एक मिनट, एक सवाल उठता है। पहली अवतार की कहानी भी तो बहुत सीधी सादी थी। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग तो उसे मजाक में डांसेस विद वुल्व्स इन स्पेस भी कहते थे। जी। तो फिर इस बार किरदारों की कमजोरी इतनी क्यों चुभ रही है? अर्लिज का मानना है कि पहले जो शानदार और अभूतपूर्व विजुअल्स थे वो एक पर्दे का काम करते थे। एक पर्दे का मतलब जिसके पीछे साधारण कहानी और सीधे साधे किरदार छुप जाते थे। हम पेंडोरा की दुनिया देखने में इतने मग्न थे कि हमें किरदारों की ज्यादा परवाह ही नहीं थी। अच्छा। लेकिन अब
जब वो विजुअल दुनिया जानी पहचानी लग रही है तो वो पर्दा हट गया। और अब हमें किरदारों की कमजोरियां साफ साफ नजर आ रही हैं। एग्जैक्टली। वाह, मतलब विजुअल जादूगरी का जो नशा था वो उतर गया है और अब कहानी की असलियत सामने आ रही है। बिल्कुल। रिव्यू में स्पाइडर के किरदार पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। वो कहते हैं उसके पास शर्ट तक नहीं है तो किरदारों की परतें कहां से होंगी। उफ, ये तो बहुत ही चुभने वाली बात है। बिल्कुल। ये लाइन एक तरह से पूरी फिल्म की समस्या को एक वाक्य में समेट देती है। ये कह रही है कि किरदार सतह पर हैं, उनमें गहराई ही नहीं है। और जब आप उन पर एक भारी भरकम इमोशनल ड्रामा का बोझ डालते हैं तो वो बिखर जाते हैं। और रिव्यू के मुताबिक फिल्म में यही हो रहा है। तो मतलब विजुअल्स जाने पहचाने हैं और किरदार कहानी का बोझ नहीं उठा पा रहे। चलिए देखते हैं कि रिव्यू के हिसाब से इन किरदारों को असल में कहानी में करना क्या पड़ रहा है। फिल्म शुरू कहां से होती है? फिल्म द वे ऑफ वाटर के अंत के ठीक बाद जेक सली का परिवार अपने बड़े बेटे निटेयम की मौत के सदमे से जूझ रहा है। हर कोई अपने तरीके से इस दुख से निपट रहा है। जेक, जो एक पूर्व मरीन है, वो अपनी भावनाओं को दबाकर वापस मिशन मोड में चला गया है, हमेशा की तरह। हाँ, उसका एक ही लक्ष्य है, परिवार को बचाना, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और नेटीरी का सारा गुस्सा और दुख स्पाइडर पर निकल रहा है, क्योंकि वो उसी कर्नल क्वारेज का बेटा है जिसने निटेयम को मारा है। बिल्कुल। और किरी का क्या? वो तो पिछली फिल्म में एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार थी। किरी, जो किसी तरह प्रकृति की देवी आइवा से जुड़ी हुई है, वो अपने अस्तित्व के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और भी गहराई में जा रही है। लेकिन कहानी का असली केंद्र इस बार स्पाइडर है। अच्छा। एक ऐसी घटना होती है जहां उसे सांस लेने के लिए इंसानी बेस पर जाना पड़ता है और यहीं से परिवार टूटना शुरू होता है। जेक को लगता है कि स्पाइडर को इंसानों के पास छोड़ना एक जरूरी बलिदान है, लेकिन यह फैसला परिवार को अलग अलग रास्तों पर भेज देता है। तो मतलब फोकस किरदारों के आपसी रिश्तों और उनके भावनात्मक सफर पे है, लेकिन रिव्यू का कहना है कि ये दाव उल्टा पड़ गया, बहुत बुरी तरह। खासकर स्पाइडर के किरदार को लेके तो रिव्यू में कोई नरमी नहीं बढ़ती गई है। बिल्कुल भी नहीं। एल्डिश लिखते हैं कि द वे ऑफ वाटर में स्पाइडर फिर भी एक मोहरा था, मतलब कहानी को आगे बढ़ाने का एक जरूरी हिस्सा। लेकिन इस फिल्म में वो एक सर्फर जैसा दिखने वाला जार जार बिंक्स बन गया है। अरे अरे रुकिए, जार जार बिंक्स? हाँ। ये तो फिल्म क्रिटिसिज्म की दुनिया का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जार जार बिंक्स स्टार वॉर्स का एक ऐसा किरदार है जिसे फैंस आज तक नापसंद करते हैं। उसे बचकाना, परेशान करने वाला और कहानी पर एक बोझ माना जाता है। तो किसी किरदार की तुलना उससे करना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और रिव्यू यही कह रहा है। उनका तर्क है कि स्पाइडर का किरदार इतना कमजोर लिखा गया है कि जब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां जेक सली उसे कुर्बान करने की धमकी देता है, तो दर्शक के तौर पर हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसका भावनात्मक सफर हमें छू नहीं पाता। बिल्कुल। और जब आपकी कहानी का केंद्र ही इतना कमजोर हो तो पूरी कहानी लड़खड़ा जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि रिव्यू के हिसाब से मुख्य कहानी और किरदार तो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। क्या फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो काम करता हो? कोई तो उम्मीद की किरण होगी। हाँ, और शुक्र है कि है। जब फिल्म सली परिवार से दूर जाती है तब जाकर उसमें जान आती है। फिल्म का सबसे रोमांचक और नया तत्व है एक नया नावी कबीला, मंक्वान क्लैन। मंक्वान क्लैन? हाँ, जिन्हें ऐश पीपल यानी राख के लोग भी कहा गया है। राख के लोग, नाम से ही कुछ अलग और डार्क महसूस हो रहा है। ये कौन है? ये नावी का एक ऐसा पंथ है जो एक तरह से कामिकाजी जैसा जीवन जीता है। उनका घर एक ज्वालामुखी के फटने से तबाह हो गया था। ओहो। और उस तबाही के बाद उन्होंने आइवा पर विश्वास करना छोड़ दिया। वो मौत और विनाश की पूजा करते हैं। उनकी दुनिया राख और आग से बनी है, जो पेंडोरा के हरे भरे जंगलों से एकदम अलग है। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। और इनकी लीडर के बारे में रिव्यू में क्या कहा गया है? उनकी लीडर है वारांग, जिसका किरदार ओना चैपलिन ने निभाया है। अर्लिच उसे एक आसमान छूने वाली कॉस्मिक डॉम कहते हैं। ये कैसा डिस्क्रिप्शन है? वो एक क्रूर और शक्तिशाली लीडर है जो अपनी न्यूरल क्यू का इस्तेमाल दूसरे नाविकों को अपनी इच्छा के आगे झुकाने के लिए करती है। ये किरदार और ये पूरा कबीला रिव्यूअर को फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा लगा। मतलब कुछ ऐसा जो हमने अवतार की दुनिया में पहले नहीं देखा। बिल्कुल नया। तो ऐसा लगता है कि जब कैमरन कुछ नया रचते हैं तो जादू चल जाता है। और इस कबीले का कहानी में क्या रोल है? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। कर्नल क्वारेज, जो अब भी नावी के शरीर में फंसा हुआ है, हाँ। वो वरंग और उसके कबीले से मिलता है और यहाँ एक बहुत ही जटिल रिश्ता बनता है। क्वारेज, जो खुद एक फांसीवादी सोच का प्रतीक है, वो उन लोगों के प्रति आकर्षित होता है जिन्हें वो खत्म करने आया है। ये तो काफी गहरा है। वैसे एक फांसीवादी का उस संस्कृति के प्रति आकर्षण बताया गया है जिसे वो मिटाना चाहता है। वरंग के साथ उसका रिश्ता क्वारेज के किरदार में वो गहराई लाता है जो सली परिवार की कहानी में गायब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म का विलेन हीरो से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल। ये तो कहानी के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, डेविड एर्लिच का यही मानना है कि क्वारेज और वरांग के बीच के जो सीन है वो फिल्म के सबसे अच्छे हिस्से हैं,
जहां किरदारों में वाकई कोई विकास दिखता है। लेकिन ये फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है। बस एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो हमारे पास एक मजबूत साइड स्टोरी है, लेकिन मुख्य कहानी और किरदार कमजोर है। लेकिन ये एक जेम्स कैमरन फिल्म है, आखिर में एक्शन तो जबरदस्त हो गई है ना। हाँ, वही तो उनकी पहचान है। वही तो। और एर्लिच लिखते हैं कि फिल्म का फाइनल एक्ट और इसका एक्शन उस ऊंचे स्तर को नहीं छू पाता जिसके लिए कैमरन जाने जाते हैं। सच में? हाँ, एक्शन को साफ और विशाल तो बताया गया है, लेकिन उसमें वो दिल दहला देने वाला रोमांच और वो यादगार पल नहीं है। मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है जिसे लोग सालों तक याद रखें। जैसे पहली फिल्म में हवा में उड़ते जहाजों पर वो विशाल तीर चलाना। हाँ, या दूसरी फिल्म में जब वो विशाल वेल पाइकन एक विलन का हाथ उखाड़ देती है। उस तरह का कुछ नहीं है। रिव्यू के अनुसार बिल्कुल नहीं। वैसा कोई भी मजबूत, यादगार और हैरान कर देने वाला एक्शन मोमेंट इस फिल्म में नहीं है। अरे यार। अर्लिच को लगता है कि क्लाइमैक्स ऐसा महसूस होता है जैसे उसे बस मजबूरी में बनाया गया हो, सिर्फ कहानी खत्म करने के लिए, जबकि कैमरन की फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस हमेशा कहानी को एक नए स्तर पर ले जाते थे। उनमें एक नई सोच दिखती थी। हाँ, एक प्रेरणा दिखती थी। यहाँ वो प्रेरणा गायब है। तो मतलब एक्शन भी बस ठीक ठाक है, क्रांतिकारी नहीं। और यहीं पर आकर सारी बात घूम फिर कर वहीं पहुंच जाती है जहां से हमने शुरू किया था। कैमरन की फिल्मों की नींव ही उनकी भव्यता और उनका इनोवेशन है। अगर वही कमजोर पड़ जाए तो पूरी इमारत हिल जाती है। एकदम सही। और रिव्यू इस संभावना की ओर भी इशारा करता है कि शायद कैमरन खुद अब इस दुनिया से उतने उत्साहित नहीं है। इस बात का भी जिक्र है कि कैमरन ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वो शायद अगली 2 अवतार फिल्मों का निर्देशन खुद ना करें। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है कि ये फिल्म उसी रचनात्मक थकावट का नतीजा हो। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे पास एक ऐसा रिव्यू है जो एक ऐसी फिल्म की तस्वीर पेश करता है जो तकनीकी रूप से तो ठीक है, जिसमें एक दिलचस्प नया कबीला भी है, लेकिन कुल मिलाकर ये अपने ही शानदार अतीत की एक धुंधली परछाई जैसी लगती है। एक जेम्स कैमरन फिल्म जो पहली बार एक क्रांति के बजाय सिर्फ एक और सीक्वल महसूस होती है। और इसीलिए फिल्म को B- ग्रेड दिया गया है, जो एक कैमरन फिल्म के लिए आप जानते बहुत ही साधारण ग्रेड है। बहुत साधारण। रिव्यू का जो निष्कर्ष है वो बहुत ही सटीक है। वो कहते हैं कि एक फिल्म जो बदलाव की ताकत के बारे में है, वो खुद इस फ्रेंचाइजी को बदलने या आगे बढ़ाने में नाकाम रहती है। वाह, कहानी बदलाव की बात करती है, लेकिन फिल्म खुद एक ही जगह पर अटकी हुई महसूस होती है। बिल्कुल।